हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान का 14वां अध्याय जल। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह तक एक बाल्टी जल मिलता है। कल्पना कीजिए तब क्या होगा। क्या आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना या स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे? इनके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे? यदि काफ़ी लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हम जल का उपयोग करते हैं। क्या आपको यह अनुमान है कि हम एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? हम कितने जल का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। प्रतिदिन के उन सभी क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। सारणी 14.1 में कुछ क्रियाकलापों की सूची दी गई है। इसी प्रकार की सारणी अपनी नोटबुक में बनाइए। अब पूरे दिन में आप और आपके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रयुक्त जल की मात्रा मापिए। आप मापन के लिए मग, गिलास, बाल्टी या किसी अन्य बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। तो इस सारणी को आपको भरनी है, ठीक है। आप अच्छी तरह से भर लीजिए कॉपी में बनाकर इसको। अब आप जान गए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है। क्या आप अपनी स्वच्छता के लिए एक दिन में उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं? इस जानकारी का उपयोग करके यह गणना कीजिए कि आपके परिवार को एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है। अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या से विभाजित कीजिए। यह आपके परिवार के एक सदस्य की एक वर्ष की जल की आवश्यकता का ज्ञान कराएगा। पता लगाइए कि आपके परिवार या शहर में कितने लोग रहते हैं। अब आपको यह बोध हो जाएगा कि आपके शहर तथा गांव के लिए एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होगी। बूझो जिज्ञासु है, मतलब जानना चाहता है। ये आपको आपको इसका आंसर बताना है कि बूझो जो पूछ रहा है उसका आंसर आपको कमेंट में लिख कर बताना है कि क्या हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समान मात्रा में जल उपलब्ध होता है। क्या ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ के लोगों को उचित मात्रा में जल नहीं मिलता, वे अपना काम कैसे चलाते हैं। तो बताना है आपको। आप जो भी जानते हैं आप कमेंट करके बताएं, जैसा भी जानते हैं। आपसे कोई कुछ नहीं कहने वाला, जैसा आप बताएं। ऐसा मत सोचना कि मैंने कुछ गलत लिख दिया तो सर क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। आपका आंसर सही होगा, बहुत अच्छा होगा तो मैं पिन कर दूंगा, सारी दुनिया देखेगी। अगर अच्छा नहीं होगा तो मैं उसको हाइड कर दूंगा, है ना। बस आपके अलावा किसी को नहीं दिखेगा। तो आप लिखे ज़रूर। आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की सूची बनाई है जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारी जल की आवश्यकता इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित है? हम गेहूँ, चावल, दाल, सब्जियाँ तथा अन्य बहुत सी खाने की वस्तुओं का उत्पादन प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं पौधों से ही प्राप्त होते हैं। क्या इन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती? क्या आप जल के कुछ और उपयोग सोच सकते हैं? हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग किया जाता है। इसलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं वरन बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी होता है। हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने उपयोग के लिए जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप में से कुछ कहेंगे हम नदियों, झरनों, तालाबों, कुओं तथा हैंडपंप से जल प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य यह कह सकता है कि हम जल टोंटियों से प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टोंटियों में जल कहाँ से आता है? टोंटियों के द्वारा जो जल हम प्राप्त करते हैं वह जल भी किसी झील, नदी या किसी कुएं से प्राप्त किया जाता है, जिसकी आपूर्ति फिर पाइपों के नेटवर्क द्वारा की जाती है। हम में से प्रत्येक का अपने घरों में प्राप्त जल अपने करने का ढंग भिन्न हो सकता है। अंततः हम सबके जल के एक से ही स्रोत हैं, जैसे तालाब, झील, नदी तथा कुएं। तो पहली आपको यह बताना चाहती है कि किसी पुस्तक के एक पृष्ठ के उत्पादन के लिए लगभग 2 गिलास जल की आवश्यकता होती है। मतलब आपकी किताब का जो पन्ना है, एक पन्ना, उसको बनाने के लिए 2 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट नोट न्यूज़ लगी ना आपको? आगे देखो। हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उल्लेख किया। इन तालाबों, नदियों, झीलों तथा कुओं को भरने के लिए जल कहाँ से आता है? तो बूझो चाहता है कि हम अपने जीवन में किसी ऐसे दिन की कल्पना करें जिस दिन जल की आपूर्ति टोटियों द्वारा नहीं हो रही हो, अतः आपको स्वयं बहुत दूर से जल लाना पड़ता है। तब क्या आप जल की उतनी ही मात्रा का उपयोग करेंगे जितनी अन्य दिनों में करते हैं? सोच कर देखो। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे
जल खारा होता है, इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त तथा अन्य घरेलू, कृषि तथा औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। कदाचित आपने एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की यह पंक्ति सुनी होगी, हर जगह जली जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यहाँ कवि ने महासागर में भटके किसी जहाजी नाविक की करुण गाथा का उल्लेख किया है। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक लगता है? आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता। हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन स्थानों पर जल आपूर्ति महासागरों पर ही निर्भर करती है? महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं में कैसे पहुंचता है जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं? ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता? इसे समझने के लिए हमें जल चक्र के विषय में जानना आवश्यक है। तो अब जल चक्र समझते हैं। इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे एग्जाम में, तो आप ज़रूर पढ़ें इसको ना, ध्यान से पढ़ें इसको। जल के विलुप्त होने की युक्ति। आपने कितनी बार देखा है कि फर्श पर फैला जल कुछ देर में सूख जाता है? यह जल विलुप्त होता प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूखते इस समय जल विलुप्त हो जाता है। वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों तथा अन्य स्थानों पर भी जल विलुप्त हो जाता है। यह जल कहाँ चला जाता है? क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 6 याद है, जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था जिसमें नमक घुला हुआ था? हमने क्या पाया था? जल वाष्पित हो गया था तथा नमक शेष रह गया था। इस क्रियाकलाप में से हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रियाकलाप से हम यह भी अनुभव करते हैं कि जल वाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती है। इस प्रकार बनी जल वाष्प वायु का एक भाग बन जाती है, जिसे प्राय देखा नहीं जा सकता। हमने यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। तथापि हमने यह भी देखा कि खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य जमीन क्षेत्रों से भी जल वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। अध्याय 5 में हमने यह भी उल्लेख किया है कि महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाता है। वाष्पन के लिए आवश्यक यह ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है? आइए इसका पता लगाते हैं। तो इसके लिए क्रियाकलाप 2 करते हैं। 2 एक जैसी प्लेट लीजिए। एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश मतलब धूप में तथा दूसरी को छाया वाले स्थान पर रखिए। अब इन दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भरिए। जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जल इधर उधर न छलके। प्रत्येक 15 मिनट पश्चात दोनों प्लेटों का परीक्षण कीजिए। क्या जल विलुप्त होता प्रतीत होता है? किस प्लेट का जल पहले विलुप्त होता है? जल के वाष्पन के लिए इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती हैं। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, तथापि जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। क्रियाकलाप 2 में हमने देखा था कि छाया वाले स्थान पर रखी प्लेट से भी जल विलुप्त होता है, यद्यपि इसमें समय अधिक लगता है। क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुँच जाती है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करके ऊष्मा प्रदान करती है। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है। इसके फलस्वरूप वायु में जल वाष्प निरंतर मिलती रहती है, तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल का इस क्षति को हम बहुत कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी से होता है। क्या जल वाष्प के वायु में अंतरित होने का कोई अन्य प्रक्रम भी है? तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पौधों द्वारा जल की क्षति, मतलब पेड़ पौधे भी जल का वाष्पन करते हैं। आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधों की वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल में आगे पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हम बूझो आपसे क्या कह रहा है उसके बारे में समझ लेते हैं। बूझो वाष्पोत्सर्जन के विषय में पढ़ रहा है। उसने स्वयं से पूछा, 1 किलोग्राम गेहूं देने वाले गेहूं के पौधे से वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने जल की क्षति होती है?
उसने पता लगाया कि यह क्षति लगभग 500 लीटर है, जो कि अनुमानतः बड़े आकार की 25 बाल्टियों से भरे जल के बराबर है। क्या अब आप यह कल्पना कर सकते हैं कि वनों, फसलों तथा घास के मैदानों द्वारा कुल मिलाकर जल की कितनी मात्रा की क्षति होती है? पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। क्या आपको अध्याय 7 का वह क्रियाकलाप 4 याद है जिसमें आपने अपने अपने पत्तियों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का प्रेक्षण किया था? वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए विलुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, जैसा कि हम देखेंगे। तो बादल कैसे बनते हैं, हमारा अगला टॉपिक है बादल कैसे बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न जरूर बनेगा आपके एग्जाम में। जल से आधा भरा गिलास लीजिए। गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछिए। जल में कुछ बर्फ डालिए। 1 या 2 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। गिलास के बाहरी पृष्ठ में होने वाली परिवर्तनों का प्रेक्षण कीजिए। गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आती हैं? बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। संघनन के इस प्रक्रम को हमने अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में देखा था इस तरह से। पहेली ने सर्दियों में प्रातःकाल घास की पत्तियों पर ओस की बूंदें देखी। क्या आपने भी कभी शीत ऋतु में प्रातःकाल पत्तियों या धातु की पृष्ठों जैसे लोहे की ग्रिल तथा दरवाजों पर इस प्रकार की ओस की बूंदें देखी हैं? क्या यह भी संघनन के कारण है? क्या आपने गर्मियों में भी प्रातःकाल ऐसा देखा है? जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कैसे होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं ताप कम होता जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। यही छोटी जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती रहती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएँ आपस में मिलकर एक बहुत बड़े आमाप के जल की बूंद बनाती हैं। इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में गिर सकती हैं। सर्दियों में प्रातःकाल धरती के पास बूझों ने कोहरा देखा है। वह विचार कर रहा है कि क्या यह भी ठंडी धरती के पास जल वाष्प का संघनन है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है। बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आता है। अब आगे हम पढ़ेंगे पुनः महासागरों की ओर, मतलब जो जल बादलों के द्वारा पृथ्वी पर लाया गया था वो वापस महासागरों की ओर कैसे चला जाता है। वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है? प्राय समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे होते हैं। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। यह विभिन्न ढंगों से होता है। पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाती है। यह जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अधिकांश नदियाँ भूमि पर लंबी दूरी तय करती हैं और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती हैं तथा कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है तथा मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। कुओं का भरण भौम जल से ही होता है। इस प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौम जल से ही आता है। जिस क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग में होते हैं वहाँ पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर में यह क्षति चिंता का विषय है।
पहली एक चिंता को आपसे बांटना चाहती है उन क्षेत्रों में जहां भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है, वहां वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती है। ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, जिससे अंततः भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को भी बहा ले जाता है। अब हम यह जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जल वाष्प के रूप में वायु में जाता है, वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है। तो ये कितनी अच्छी फोटो दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, एक तरफ बरसात हो रही है, ये महासागरों में भी होती है और ये पहाड़ों पर भी होती है, और ये बहकर वापस महासागरों, नदियों, तालाबों के द्वारा वापस महासागरों में आता है, और ये गर्म होकर वापस ऊपर भी उठता है और अंततः वापस महासागरों में लौट जाता है। जल चक्र के इस चक्रण को जल चक्र कहते हैं। समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्र एक निरंतर प्रक्रिया है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा? वर्षा का समय, अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, जबकि ऐसे स्थान भी हैं जहां पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। विशेषतः गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करता है, परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भारी वर्षा से नदियों, झीलों तथा तालाबों का जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। यह खेतों, वनों, गांवों और शहरों को जलमग्न कर सकता है। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन की अपार क्षति होती है। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। प्राय जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जलीय जीव स्थलभाग में फंसकर मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है। यदि काफ़ी समय तक वर्षा ही न हो तो क्या होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे भी अधिक समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा? वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है, क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा है, इसलिए मृदा सूख जाती है। उस क्षेत्र के तालाबों और कुओं में जल का स्तर गिर जाता है और उसमें से कुछ सूख भी जाते हैं। भौम जल की भी कमी हो जाती है, इससे सूखा पड़ सकता है। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। कदाचित आपने हमारे देश या संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के बारे में सुना होगा। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इन परिस्थितियों में पशुओं और वनस्पतियों को क्या होता है? अपने माता पिता तथा पड़ोसियों से चर्चा करके और समाचार पत्रों व मैगजीन में पढ़कर आप इसके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए। हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जंतुओं तथा मनुष्य के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में है, जिसे सीधे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भौम जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतार का दिखना एक साधारण दृश्य है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल का अधिक मात्रा का उपयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। हम सावधानी बरतें जिससे जल व्यर्थ न हो। वर्षा के जल का संग्रहण। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र करें। वर्षा के उस जल का क्या उपयोग होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहाँ अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें और मकान होते हैं। यह नालियों में बह जाता है। क्या ऐसा नहीं है? इस प्रकार वर्षा जल का कुछ भाग बहकर नदियों या झीलों तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत दूरी पर हो सकते हैं, क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि से वापस नहीं गया है। अतः इस
जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। वर्षा जल संग्रहण की यहाँ 2 तकनीकों का उल्लेख किया गया है। पहला है छत के ऊपर वर्षा का जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छतों पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्संदित करना आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन से बने किसी गड्ढे तक पहुंचाया जा सकता है, जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा। एक दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे ही पहुंचने दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है, इसका सारांश देख लीजिए। जल जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जल वाष्प मिलती है। जल वाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है जो बादल जैसे दिखाई देता है। बहुत सी छोटी जल की बूंदें मिलकर वर्षा हिम तथा ओले के रूप में गिरती हैं। वर्षा ओले तथा हिम नदियों, तालों, झीलों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ सकता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। इसके अभ्यास प्रश्न देख लीजिए। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप जैसे सेंटेंस पढ़ेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जल को जल वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, है ना। जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। एक वर्ष या उससे अधिक समय तक वर्षा न हो तो उसे अकाल कहलाता है, तो वह उस क्षेत्र में सूखा या अकाल कहलाता है ना। चौथा है अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है। ठीक है, आप चारों के आंसर भर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, नीचे लिखे में से प्रत्येक का क्या यह वाष्पन अथवा संघनन के कारण से है? तो हाँ या नहीं में उत्तर देना है। ठंडे जल से भरे गिलास की भारी सतह पर जल की बूंदों का दिखना ये संघनन की वजह से है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे संघनन। इसके सामने आपको लिखना है संघनन। कैसे लिखना है? संघनन। ठीक है, इस तरह से भरना है। गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का उठना ये वाष्पन की वजह से है। सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना ये संघनन की वजह से है। गीले कपड़े से पोंछने के बाद शाम पर कुछ समय बाद सूख जाता है, ये वाष्पन की वजह से है। गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना ये वाष्पन की वजह से है। तो आप आराम से भर सकते हैं, सिंपल प्रश्न थे। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कथन सत्य है या असत्य, ये आपको भरना है, मतलब सही का चिन्ह या गलत का चिन्ह लगाना है। वायु में जलवाष्प केवल मानसून के समय में उपस्थित रहती है, ये गलत है, हमेशा रहती है। ख जल महासागरों, नदियों तथा झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है, परंतु भूमि में वाष्पित नहीं होता, भूमि से वाष्पित नहीं होता, ये गलत है। सब जगह से वाष्पित होता है, जहाँ पर जल होता है वहाँ पर वाष्पन होता है। जल के जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है, बिल्कुल सही प्रश्न है ये, सही का चिन्ह लगाएंगे। घ जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश से ही होता है, ये गलत है। हमारे रसोई घर में जब हम जल गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, तब भी वहाँ पर वाष्पन होता है, तो हर तरीके से वाष्पन होता है, तो सही का चिन्ह लगाएंगे, इसमें गलत चिन्ह लगाएंगे। अण वायु की ऊपरी परतों में जहाँ यह और अधिक ठंडी होती है, जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएँ बनाती है, ये सही है बिल्कुल। आगे कुछ प्रश्न है। चौथा प्रश्न, मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं, क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी? यदि हाँ तो कैसे? तो इसका आंसर देखिए, यदि हम गीले कपड़ों को किसी गर्म स्थान पर रखेंगे तो वहाँ पर वाष्पन तेजी से होता है, जिसकी वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। पाँचवा, एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की ठंडी छोटी छोटी बूंदें देखेंगे, कारण बताओ। क्योंकि जो हवा होती है उसमें जलवाष्प मौजूद रहती है और ठंडी बोतल
कि आसपास का तापमान कम होता है। उस कम तापमान की वजह से बोतल के आसपास जो भी जल वाष्प मौजूद होती है वो ठंडी हो जाती है और वो जल की बूंदों के रूप में बोतल के ऊपर ही जमा हो जाती है। छठा प्रश्न है, चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं तो लेंस भीग जाते हैं। लेंस क्यों भीग जाते हैं समझाइए। क्योंकि चश्मों के जो लेंस होते हैं उन पर हम अपने मुंह से भाप निकालते हैं। अब भाप निकालते हैं तो वो भाप जैसे ही चश्मों के लेंस से जाकर छूती है तो वहाँ पर ठंडी होकर जल के रूप में जमा हो जाती है। ठीक है, इसलिए लेंस भीग जाते हैं। सातवां, बादल कैसे बनते हैं और सूखा कैसे पड़ता है। तो इसके लिए देखो ये बड़े प्रश्न हैं, इसको मैं आपको बताने के लिए बादल कैसे बनते हैं ये पूरा पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो आप चलते हैं यहाँ पर, हाँ अब आने वाला है बादल कैसे बनते हैं ये प्रश्न है ना। तो इसको 7वें नंबर के प्रश्न को आप यहाँ से लगाएं, यहाँ से, ठीक है। और कहाँ तक लगाना है आपको, ये आपको लगाना है ये यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा पूरा आपको लिखना है इतना बड़ा, ठीक है। और एक प्रश्न और है जो लास्ट है, क्या नाम है उसका, ये रहा, सूखा कब पड़ता है। तो जब बरसात की कमी होती है, मतलब बरसात कम होती है या बरसात नहीं होती, एक साल या एक साल से अधिक समय के लिए जब किसी क्षेत्र में बरसात नहीं होती है और वर्षा के जल की कमी हो जाती है, उस कारण सूखा पड़ता है। इसका प्रश्न आप लगाना चाहें तो आप ऊपर चलें, सूखा कब पड़ता है ये ऐसा कैसा लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए, अब जैसे हम ये आए, इसके बाद में आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ पर, ये रहा देखो 8वें नंबर का, आप यहाँ से शुरू करें, है ना। और ये आपको मिलेगा यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। भौम जल की कमी हो जाती है, इससे सूखा पड़ सकता है, ठीक है। तो ये 8वां कहाँ से शुरू करना है, जहाँ से सूखा कब पड़ता है वहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, चैप्टर हो गया। कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले अध्याय के साथ में, धन्यवाद।